हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की क्लास में हम हमारे लास्ट क्लास का जो टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किए थे, एंटी माइक्रोबियल्स किए थे। उसमें हमने पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज एंटीबायोटिक्स, जिसको हम कल की क्लास में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, जिनको हम आज की क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे ये क्या होते हैं। उसके अलावा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं हम उनकी बात करेंगे। और केमिकल्स इन फूड, मीन्स आज की क्लास के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स और केमिकल्स इन फूड है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट। देखिए लाइक एंटीबायोटिक्स, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्या काम करती हैं बॉडी के अंदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस की ग्रोथ को या तो किल कर देती हैं या तो फिर इनहिबिट कर देती हैं। तो सिमिलरली जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, बोथ हम दोनों की बात करें, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों ही क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, केमिकल्स which are used to stop the growth of microorganisms। ऐसे केमिकल्स जिनको यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन दोनों में ये है कि एंटीसेप्टिक्स को यूज किया जाता है लिविंग टिश्यूज के ऊपर और डिसइंफेक्टेंट्स को यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम एंटीसेप्टिक्स की बात करते हैं क्या होते हैं, फिर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है लिविंग टिश्यूज के ऊपर। अब लिविंग टिश्यूज से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे टिश्यूज, हमारी स्किन लिविंग है, जैसे कि एनिमल स्किन है। तो बेसिकली स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अगर कोई कट लग गया है स्किन के ऊपर, या कोई वाउंड हो गया है, या फिर स्किन अल्सर हो गया है, या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है, तो उनको क्योर करने के लिए उनके ऊपर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं दैट आर नोन एज एंटीसेप्टिक्स। और एंटीसेप्टिक्स जो हैं ये, इनको हम ओरली नहीं ले सकते हैं, ओरली नहीं ले सकते हैं इनको, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो क्या थी, पिल्स थे, उनको तो हम ओरली खा सकते हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो है ये क्रीमी सब्सटेंस होते हैं या फिर लिक्विड सब्सटेंस होते हैं और इनको हम ओरली यूज नहीं करते हैं, इनको सिर्फ अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो फोरेसिन, सोफ्रामेसिन, ये कॉमन एंटीसेप्टिक है जो क्रीम की फॉर्म में होती हैं, जिनको यूज किया जाता है स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनको क्योर करने के लिए एज एन एंटीसेप्टिक इनको यूज किया जाता है। जो हम अपने डेली लाइफ के अंदर या हम अपने नियर, अपने आसपास जो एक बहुत मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक देखते हैं दैट इज डेटोल। डेटोल, डेटोल क्या होती है? डेटोल एक मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनोल का और टर्पिनियोल का। क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल का एक मिक्सचर होता है डेटोल, जिसको यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक इन केस ऑफ वाउंड्स, इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ कट्स। अगर स्किन के ऊपर हो जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए हम डेटोल का यूज करते हैं। सिमिलरली डेटोल के अलावा कुछ सोप्स भी ऐसी होती हैं जिनके पास में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं ना। डेटोल की सोप्स हैं, लाइफ बॉय है, सेवलॉन सोप्स हैं। तो वो सोप्स की हम बात कर रहे हैं। तो सोप्स के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज देने के लिए एक सब्सटेंस यूज किया जाता है और उसका नाम क्या है? बाइथियोनोल। इसको आप बाइथियोनोल भी बुला सकते हो, बाइथियोनल भी बुला सकते हो, वो भी आपका ठीक होगा। एल भी लगा सकते हो, ओएल भी लगा सकते हो, यहाँ पे दोनों ठीक होंगे आपके। और ये वो सब्सटेंस है जो ऐड किया जाता है सोप्स के अंदर टू गिव इट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। इसके आगे जो है ना हमारे पास एक और हम यूज करते हैं दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
टिंक्चर ऑफ आयोडीन। 1 मार्क्स की डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? ये होता है सॉल्यूशन ऑफ 2% to 3% ऑफ आयोडीन इनटू अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर के अंदर 2 to 3% जब आयोडीन को ऐड किया जाता है और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बुलाते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बुलाते हैं। ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है। तो जो भी हमारी येलो कलर की जो भी स्किन हम बोल सकते हैं क्रीम्स होती हैं, जैसे कि बीटाडीन है जिसको यूज किया जाता है अगर स्किन के ऊपर कोई कट हो जाए या वाउंड हो जाए, तो बीटाडीन के अंदर क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी क्रीम्स होती है जिनके अंदर येलो सब्सटेंस होता है, उनमें सब में क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है। और इसकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। इसके अलावा आयोडोफोम, आयोडोफोम CHI3, इसको भी एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है और ये पाउडर की फॉर्म में होता है। स्किन के ऊपर कोई वाउंड या कट लगता है तो पाउडर डाल दिया जाता है और उस पाउडर में से क्या रिलीज होता है? आयोडीन रिलीज होती है, जो वाउंड्स को क्लीन करने का, उनको माइक्रोब से सेफ रखने का काम करती है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, बेसिकली हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का जो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको यूज किया जाता है आईज को क्लीन करने के लिए। इसको भी एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, बट फॉर आईज। आपने देखा होगा जब कभी आई फ्लू हो जाता है या फिर कई लोगों को डस्ट से प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जिक होती है किसी की आईज, या धूप से एलर्जिक होती है, तो डॉक्टर एक सॉल्यूशन देते हैं और बोलते हैं कि आईज को ना टाइम टू टाइम इससे क्लीन करते रहना। तो वो एक्चुअल में क्या होता है? डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड का, जिसको यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आईज। इसके अलावा हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको भी एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, पर इसको यूज किया जाता है एज परहाइड्रोल के नाम से एक लिक्विड आता है जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसको यूज किया जाता है वाउंड्स को वॉश करने के लिए। कट या वाउंड या कोई भी इंजरी अगर हो गई है तो उन घावों को धोने के लिए, वॉश करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। सिमिलरली अल्कोहल का यूज किया जाता है C2H5OH। अल्कोहल का यूज करते हैं डॉक्टर्स। जैसे आपने देखा ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले कॉटन से स्किन को साफ करते हैं। तो वो स्किन को क्यों साफ करते हैं? उसके अंदर क्या होता है? उस कॉटन में अल्कोहल होता है। तो उससे क्यों साफ करते हैं? कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो वहां से हट जाएं, ताकि वो इंजेक्शन के साथ में स्किन के अंदर एंटर ना कर पाए। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है और इसके साथ साथ इसको एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। So these are the some examples of antiseptics which we are going to use in our day to day life. Next हमारे पास आता है डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंसेस एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं उन्हीं को हम डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, बस दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस में क्या होता है? डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन इन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। डिफरेंस हम पहला डिफरेंस तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? जो लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई की जाती हैं, और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स से हमारा मतलब है कि फ्लोर को क्लीन करने के लिए, जैसे हम ग्लास, शीशे को साफ करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स को क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। और लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं। तो दूसरा जो डिफरेंस है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन वेरिंग होती है दोनों के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? वेरिंग। वेरिंग का मतलब अलग अलग।
मतलब सेम सब्सटेंस अगर एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी, कंपोजिशन। सिमिलरली अगर वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं फिनोल की, तो फिनोल का 0.2% सॉल्यूशन अगर हम यूज करते हैं तो ये काम करता है एंटीसेप्टिक की तरह, और वहीं अगर 1% सॉल्यूशन हम फिनोल का अगर यूज करते हैं तो ये काम करता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट में और क्या आता है, 0.2 टू 0.4 ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन Cl2। इसको यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट की तरह, और वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा वाटर के अंदर बोलते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी या क्लोरीन गैस उसके अंदर पास करा दी, तो वो एक्चुअल में ये ही कॉन्सेंट्रेशन होती है डिसइंफेक्टेंट की, जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड को भी अगर वेरी लो कंसेंट्रेशन के अंदर यूज किया जा रहा है, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। सो दीज आर द टू एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। और डिटेल में हमने इनकी बात की कि ये क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। उसके बाद आती है हमारे पास में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है, इनका जो नाम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या होती हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये वो मेडिसिन या वो केमिकल ड्रग्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू यूज पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं, जो मेडिसिन यूज की जाते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, क्योंकि जो आज के टाइम में जो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट है वो एक चैलेंज बन गई है सोसाइटी के लिए, और ये जो पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रहे हैं। सो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए या जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज है वो क्यों किया जाता है, तो वो इन सोशल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए ही। अब सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि फूड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट होगा। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, और अदर कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण अराइज होते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती हैं टू मेंटेन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो ये जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं ये क्या होती हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है ये एक्चुअल में सिंथेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं। सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस किसके होते हैं, ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन क्या है, ये दोनों हार्मोन होते हैं जो नेचुरली भी बॉडी के अंदर बनते हैं, और प्रोजेस्ट्रोन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल बॉडी के अंदर ओवुलेशन की प्रोसेस को सप्रेस करता है। सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, रोक देता है। अब फीमेल बॉडी के अंदर अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं इनका काम क्या होता है, पॉपुलेशन को रोकना या प्रेगनेंसी को स्टॉप करना। अब जो मोस्ट कॉमन हम बोल रहे हैं कि सिंथेटिक मॉडिफिकेशन जो यूज कर रहे हैं, तो प्रोजेस्ट्रोन का जो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है नॉरएथिंड्रोन, ये जो है प्रोजेस्ट्रोन का सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में इन दोनों की पिल्स जो है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो नॉरएथिंड्रोन जो है ये क्या है, प्रोजेस्ट्रोन का सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है, या हम बोल सकते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन है।
सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। अब ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा पोटेंट होता है या ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय के नेचुरल प्रोजेस्टेरोन के। नेचुरल प्रोजेस्टेरोन का काम वही होता है ओव्यूलेशन को सप्रेस करना, पर वो जितना करता है उससे ज्यादा पोटेंट होता है सिंथेटिक जो हमारा है नॉरएथिंड्रोन। ये ज्यादा पोटेंट होता है, ये ज्यादा अमाउंट में या हम बोल सकते हैं ज्यादा एबिलिटी के साथ में ओव्यूलेशन की प्रोसेस को सप्रेस करता है। इसके साथ में जो एस्ट्रोजन का जो सिंथेटिक हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन दिया जाता है दैट इज नोवेस्ट्रोल। नोवेस्ट्रोल मीन्स नॉरएथिंड्रोन और नोवेस्ट्रोल का जो सिंथेटिक कॉम्बिनेशन है, जो पिल्स हैं उनको यूज किया जाता है टू कंट्रोल पॉपुलेशन और टू मेंटेन फैमिली प्लानिंग्स। तो नोवेस्ट्रोल क्या है? ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। यहाँ पे हमारा जो है ना खत्म होता है थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स को हम चिकित्सा के अंदर कैसे यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की ड्रग्स और डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स को हमने पढ़ा कि किस डिजीज को या किस तरह की प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए किस टाइप के केमिकल्स हम यूज करते हैं, उनको हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया। उसके बाद हमारे पास में आते हैं केमिकल्स इन फूड, कि हम देखते हैं जो खाने की चीजें होती हैं उनमें भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये केमिकल्स खाने के अंदर क्यों डाले जाते हैं? फूड के अंदर केमिकल्स ऐड करने के में बेसिकली 3 रीजंस होते हैं। 1, इसको प्रिजर्व करने के लिए, यानी खाने को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। जो फूड है उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो और लॉन्ग टाइम तक उस खाने को प्रिजर्व करके रखा जा सके। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन के लिए हम इनमें केमिकल्स ऐड करते हैं। दूसरा, इसकी अपीलिंग को इनहेंस करने के लिए। अपील से मतलब क्या हो गया? आकर्षण। अपीलिंग को इनहेंस करेंगे मतलब फूड जो है ना देखने में अच्छा लगे, उसका वो आकर्षित करे हमें अपनी तरफ, तो उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए केमिकल्स को यूज करते हैं। और तीसरा जो है टू ऐड न्यूट्रिटिव वैल्यूज। फूड के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी केमिकल्स को ऐड किया जाता है। तो बेसिकली फूड के अंदर केमिकल्स को इन 3 रीजंस की वजह से ऐड किया जाता है। फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, फूड को आकर्षित बनाने के लिए, और उस फूड के अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। अब फूड के अंदर जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं? जैसे कि फ्लेवर, फूड का फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कभी फूड के अंदर वनीला फ्लेवर आ गया है। ठीक है, फैट इमल्सिफायर्स यूज किए जाते हैं। इमल्सिफायर क्या होते हैं? जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, दैट इज फैट इमल्सिफायर। उसके अलावा ब्लीचेस यूज किए जाते हैं फूड के अंदर। फूड कलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में यूज किए जाते हैं। और हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, या अमीनो एसिड्स के या मिनरल्स के, इनके सबके जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनमें क्या होते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो ये जितने भी केमिकल्स फूड के अंदर यूज किए जाते हैं इन सबको क्या बोलते हैं? फूड एडिटिव्स बुलाते हैं। फूड एडिटिव्स। तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? ये फूड के अंदर जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं उन्हीं को हम फूड एडिटिव्स बुलाते हैं। ठीक है, अब इन फूड एडिटिव्स में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को छोड़ करके इनमें से किसी की भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। ये कोई न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इनको फूड के अंदर ऐड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फूड के अपीलिंग को इनहेंस करने के लिए, उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए,
उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, और वी कैन से उसको कॉस्मेटिक करें, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा देखने पर वो ज्यादा हमें अट्रैक्टिव लगे वो फूड, उसको खाने की तरफ लुभावना उसको बनाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स के अंदर होती है। सो इस सेक्शन के अंदर हम सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी यूज किए जाते हैं, या स्वीटनिंग एजेंट्स हम बोल सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, और फूड प्रिजर्वेटिव्स को, आपके सिलेबस के अंदर दो ही हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं और फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, तो उनकी हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं और ये क्यों ऐड किए जाते हैं फूड सब्सटेंसेस के साथ में। तो देखिए, जो हमारी नेचुरल शुगर होती है वो होती है सुक्रोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज और फ्रक्टोज जो है ये नेचुरल शुगर होती हैं, और ये नेचुरल शुगर जो है ना, ये क्या करती है, कैलोरी गेन करती है। मतलब जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी के अंदर कैलोरीज को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको नेचुरल शुगर्स पसंद नहीं आती है। डायबिटिक पेशेंट्स तो ऑब्वियसली नेचुरल शुगर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैलोरी इनटेक को इंक्रीज करती हैं। सिमिलरली जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो भी नेचुरल शुगर्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैलोरीज बढ़ाएंगी बॉडी में, तो फिर हेल्थ कहाँ से रह जाएगी। तो इसकी बजाय, यानी कि नेचुरल शुगर्स की बजाय, जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन्स है या जो डायबिटिक पर्सन्स है, वो आर्टिफिशियल शुगर्स को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल शुगर को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बुलाते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करते हैं। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है ना, ये वो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस वी कैन से, जो कैलोरी इनटेक को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि फूड के अंदर स्वीटनेस को इंक्रीज करते हैं, ओनली एंड ओनली। ये खाने में स्वीटनेस को तो इंक्रीज कर देंगे, लेकिन कैलोरी इनटेक को नहीं इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली हम जिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करेंगे, सैकरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रोलोज। सुक्रोलोज, ये सुक्रोज है और ये सुक्रोलोज है, इसका डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। सुक्रोज एक नेचुरल शुगर है, जबकि सुक्रोलोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सैकरीन क्या होता है, सैकरीन जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है, पहली चीज। और दूसरी ये कि ये इसकी डिस्कवरी ना 1879 के अंदर हुई थी, और टिल देन ये अभी तक यूज किया जाता है एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये। अब जो सैकरीन है ये क्या करता है, या हम बोल सकते हैं सैकरीन की जो स्वीटनेस है वो 550 टाइम्स मोर होती है देन नेचुरल शुगर, 550 टाइम्स देन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर यानी कि सुक्रोज से इसकी स्वीटनेस 550 टाइम्स ज्यादा होती है, केन शुगर भी हम बुला सकते हैं। और सैकरीन इटसेल्फ जो है ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, ये पानी में घुलता नहीं है। तो इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मार्केट के अंदर इसके सिर्फ सोडियम और कैल्शियम सोल्ट किए जाते हैं। मीन्स मैंने बोला कि ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, तो भाई ये पानी में अगर घुलेगा नहीं तो स्वीटनेस कैसे देगा। तो इसको सोल्यूबल बनाने के लिए सोडियम और कैल्शियम, इसके जो सोल्ट्स हैं, उन सोल्ट्स को मार्केट के अंदर सोल्ट किया जाता है, और वो सोल्ट्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इटसेल्फ सैकरीन वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, अब ये कैलोरी इनटेक को इंक्रीज नहीं करता है। दूसरा ये कि बॉडी के अंदर ये हम बोल सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगी, बॉडी के अंदर जाकर के सैकरीन जो है ये डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो उस केस में ये
स्वीटनेस तो इंक्रीज कर रहा है फूड की, लेकिन बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करे, एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी और ये यूरिन के थ्रू सीधा पास आउट हो जाता है बॉडी से। मीन्स सैकरीन जो है ये इसको डायबिटिक पेशेंट्स और हेल्थ कॉन्शियस पर्संस के लिए एक परफेक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है इसकी स्वीटनेस 100 टाइम्स होती है देन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर से ये 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। और साथ ही साथ एस्पार्टेम होता क्या है, ये मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड होता है। ठीक है, और इसको ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, यानी कि एस्पार्टेम जो है इसको किससे ड्राइव किया जाता है, इसको ड्राइव किया जाता है फिनाइल एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड से। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन से एस्पार्टेम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या वी कैन से डिराइव किया जाता है। अब एस्पार्टेम जो है इसकी एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, इसकी एक कमी होती है। वो ड्रॉबैक क्या है कि एस्पार्टेम जो है ना ये बेकिंग टेम्परेचर या वी कैन से कुकिंग टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर या बेकिंग टेम्परेचर से मतलब क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर पे हम फूड कुक करते हैं, खाना पकाते हैं, वहां पे जाकर के एस्पार्टेम डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मतलब कि जो हॉट फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर एस्पार्टेम को यूज नहीं किया जा सकता है। एस्पार्टेम को सिर्फ कोल्ड फूड्स के लिए यूज किया जाता है। कोल्ड फूड्स यानी कि जैसे कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर एस्पार्टेम को यूज किया जाता है। सिमिलर उसके बाद हमारे पास आता है एलिटेम। एलिटेम क्या होता है, एलिटेम भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और एलिटेम की जो स्वीटनेस है ना ये 2000 टाइम्स ज्यादा होती है नेचुरल शुगर से। अब इसकी स्वीटनेस काफी ज्यादा होती है और एस्पार्टेम से ये ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल से मतलब हमारा क्या हुआ कि जैसे एस्पार्टेम कुकिंग टेम्परेचर्स के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है तो ये कुकिंग टेम्परेचर पे डिकम्पोज भी नहीं होता है। मतलब कि हॉट फूड्स के लिए भी एलिटेम को यूज किया जा सकता है। इसकी स्वीटनेस भी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी भी एक ड्रॉबैक है। और इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसकी ड्रॉबैक ये है कि जब भी जिस भी फूड आइटम के अंदर इसको ऐड किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा स्वीट हो जाता है, यानी कि उस फूड आइटम की स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको हम बोलते हैं कि अति मीठा, बहुत ज्यादा मीठी चीजें। तो एलिटेम की ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज यही है कि उन फूड आइटम्स के अंदर स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता जिनमें एलिटेम को यूज किया जाता है। उसके बाद है सुक्रोलोज। सुक्रोलोज क्या होता है, सुक्रोलोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और इसकी जो स्वीटनेस है वो 600 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेचुरल शुगर और सुक्रोज। ये हाई टेम्परेचर्स यानी कि बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर्स के ऊपर भी स्टेबल होता है और बॉडी के अंदर जाकर के डिकम्पोज भी नहीं होता है। तो लाइक सैकरीन, ये भी बॉडी के अंदर थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। तो सैकरीन और सुक्रोलोज दोनों को डायबिटिक और हेल्थ कॉन्शियस पर्संस के लिए सुटेबल माना जाता है, या वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या फिर जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो या तो सुक्रोलोज यूज कर सकते हैं या तो फिर सैकरीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। उसके बाद आते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए ऐड किए जाते हैं उन्हें हम फूड प्रिजर्वेटिव्स बुलाते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव हम देखते हैं दैट इज कॉमन सॉल्ट, जिसको हम टेबल सॉल्ट बुला रहे हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर बुलाते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी टेबल शुगर आ जाए तो सुक्रोज होती है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव
अब फूड प्रिजर्वेटिव्स में मोस्ट कॉमन हम क्या देखते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है कि जो पिकल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर सोल्ट का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा नमक होता है। तो वो सोल्ट ज्यादा क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज जो हमारा कॉमन NaCl है, जो हमारा सोल्ट है, ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। मतलब फूड को लॉन्ग टाइम तक खराब होने से बचाता है। खराब होने से कैसे बचाएगा, सिंपली माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉमन सोल्ट है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है और फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। NaCl के अलावा शुगर जो है ये भी एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। सिमिलरली वेजिटेबल ऑयल्स, को भी फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम किया फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह ये काम करते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं सोडियम बेंजोएट, C6H5 C6H5COONA फॉर्मूला है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको जैम्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट को, और ये फूड को प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके जैम है और ये क्या बोलते हैं आपके केचप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर। और सोडियम बेंजोएट की खास बात ये है कि इसको स्मॉल क्वांटिटीज में, या हम बोल सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जाकर के फिर ये खुद ही मेटाबोलाइज हो जाता है, अपने आप हमारी बॉडी में ये बनना शुरू हो जाता है। तो इसको लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा साल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड के साल्ट्स को भी फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किया जाता है। सिमिलरली प्रोपेनोइक एसिड के साल्ट्स को भी यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में कौन कौन आ गए, कॉमन सॉल्ट NaCl, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, सोडियम बेंजोएट, salts of sorbic acid and salts of propanoic acid. So these are the food preservatives। और फूड प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम करेंगे क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है